जैसी महामारी का सामना करते हुए भी आज उत्तर प्रदेश के अंदर मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, कोई भूखों नहीं मर सकता, क्योंकि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों संवेदनशील सरकारें हैं और दोनों बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को उन गरीबों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी जाति, जो प्रधानमंत्री जी ने कही है, सबसे बड़ी जाति गरीब है। बीजेपी कहती है वो करती नहीं है। जिन्होंने ये कहा सबका साथ सबका विकास, आखिरकार जो बेटियां 100 नंबर में थी और जिस तरीके से आरक्षण की खिलवाड़ हो रही है, ये कहीं न कहीं सरकार को जनता के बीच उनको जवाब देना चाहिए। हाँ, वही मैं पूछना चाहता हूँ, वो साथ उनको भी नहीं मालूम होगा, मेरे विरोधी दल को नहीं मालूम होगा, थोड़ा बताया करो भाई। मुसहर नहीं मालूम होगा, थारू भी नहीं होगा पता, थारू भी नहीं जानकारी होगी, चेरो नहीं मालूम उनको होगा, बेगा नहीं मालूम होगा। है क्या कि बचपन में रास्ता थोड़ा गलत हो गया था, टाटा ने जो है रास्ता सही नहीं दिखाया। सरकार में रहना है इसलिए विरोध करना जरूरी है। सरकार में क्योंकि लॉलीपॉप मिल गई है, कुछ केक पेस्ट्री भी खा रहे होंगे, लड्डू भी खा रहे होंगे सरकार के, इसलिए सरकार के खड़े रहना है और कुछ लोग तो फिल इन द ब्लैंक्स है सरकार के। तो ये जो मुद्दा है वो बड़ा ही संवेदनशील है और इस मुद्दे का जड़ ये है कि जब तक हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे, जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि जो हमारा आदिवासी समाज, हमारा अनुसूचित जाति और जनजाति के कितने बच्चे हैं, कितने लोग हैं, तब तक हम उनको उनका अधिकार नहीं दिला पाएंगे। और जातिवार जनगणना को लेकर के मैंने निजी विधेयक इस सदन में दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत ही सचेतन मन से, पूरी सुनियोजित तरीके से जो है वंचित समाज के जो प्रश्न हैं, जो सवाल हैं, उनको स्वस्थ संसदीय प्रणाली का जो है प्रक्रिया का वो एक एक्सक्यूज देते हुए उसको टालने का प्रयास कर रही है। केंद्र और प्रदेश के जो अधिकार क्षेत्र है उसमें जातीय जनगणना का अधिकार केंद्र सरकार को है, इसलिए प्रदेश सरकार का इसमें कोई अधिकार नहीं है, इसलिए हम लोग इस पर कुछ कह नहीं सकते। सत्ता की जाति, जाति की सत्ता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। तो क्या विपक्ष के जातिगत जनगणना के मुद्दे पर अब बीजेपी आक्रामक हो गई है? कल तक जनगणना के मुद्दे पर विपक्ष के सवालों के चक्रव्यूह को भेदने का बीजेपी का प्लान तैयार कर लिया गया है। इसकी झलक शुक्रवार को यूपी सदन के दौरान दिखाई तब दी जब अखिलेश यादव ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाल लिया। अखिलेश यादव के सवालों का सीएम योगी ने चुन चुनकर जवाब दिया और सपा सरकार के दिनों की याद दिलाई। अखिलेश यादव ने सदन में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार जातिगत जनगणना पर चुप क्यों है, जवाब क्यों नहीं देती, पिछड़ा और दलितों की स्थिति क्या है, जाति का जनगणना की मांग पर सरकार का क्या रुख है। इसका जवाब देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब आपके पास कोई मुद्दा नहीं होता तो आप जाति ले आते हैं। गरीब का हक, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा था, जब इंसेफेलाइटिस बढ़ता था तब पीडीए याद नहीं आया था, तब तो राजूपाल की हत्या कराते थे या अखिलेश निषाद की हत्या कराते थे। अराजकता और गुंडाराज चरम पर थी। तो आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या 24 का चुनाव जनगणना का दाव है, क्या बीजेपी ने खोज ली है काल। इसी पर चर्चा करेंगे, मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले आपको सुनवाते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है। नहीं होगा पता, थारू भी नहीं जानकारी होगी, चेरो नहीं मालूम उनको होगा, बेगा नहीं मालूम होगा, बनटांगिया के बारे में भी नहीं जानते होंगे, कोल, सहरिया, ये सभी के बारे में संभवतः नहीं जानते होंगे, क्योंकि है क्या कि बचपन में रास्ता थोड़ा गलत हो गया था, टाटा ने जो है रास्ता सही नहीं दिखाया।
नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना, चाचा जिसका फल भोग रहे हैं अगर सही रास्ता दिखा देते तो संभवतः आपको ये सजा नहीं देते। आज सरकार में रहना है इसलिए विरोध करना जरूरी है। सरकार में क्योंकि लॉलीपॉप मिल गई है, कुछ केक पेस्ट्री भी खा रहे होंगे, लड्डू भी खा रहे होंगे सरकार के, इसलिए सरकार के खड़े रहना है। और कुछ लोग तो फिल इन द ब्लैंक्स है सरकार के, जिस स्थान भरो फिल इन द ब्लैंक्स है कुछ लोग। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस जैसे मुख्य विपक्षी दल उत्तर प्रदेश में लगातार जातिगत जनगणना की मांग को मुखरता से उठाते हुए आ रहे हैं। विपक्ष के तेवरों से अब साफ हो चुका है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जातिगत जनगणना का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा होगा विपक्ष के लिए। जातिगत जनगणना को हथियार बनाकर विपक्ष बीजेपी को चुनौती देने की कोशिश में जुट चुका है। वहीं बीजेपी भी इस अचूक अस्त्र की काट निकाल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक साफ कर चुके हैं कि सरकार जातिगत जनगणना को लेकर विपक्ष के बुने हुए जाल में नहीं फंसेगी। और इसकी तस्दीक उत्तर प्रदेश में शीतकालीन सत्र के दौरान दिखी। सत्र के दौरान सवाल उठा तो समाजवादी पार्टी की ओर से बिहार की तर्ज पर जातिगत जनगणना की मांग उठी। बीजेपी की तरफ से सरकार के चेहरे और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने जवाब दिया, ये कहते हुए कि बिहार का उदाहरण ना दें क्योंकि वहां पर जातिगत जनगणना नहीं हुई। जनगणना केंद्र का अधिकार है। दिया है अब उनको पिछड़ों की याद आ रही है, सत्ता से बेदखल हो चुके हैं। कहाँ लगा देंगे? सत्ता में रहते हुए समाजवादी पार्टी 2014-2017 का चुनाव हारे, विपक्ष में रहते हुए 2019 और 2022 का चुनाव हारे, 2024 का चुनाव हारने जा रही है। और हम तो चाहेंगे जितने भी भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े वर्ग के जितने भी हैं वो जातीय गणना के लिए मना करें कि नहीं करा पाएंगे। लगातार कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर इस बात को उठाया कि सरकार क्यों भाग रही है जातीय जनगणना। और अब तो जब बिहार में जातीय जनगणना स्टेट ने कर दी तो क्या दिक्कत है? सरकार सबसे बड़ा राज्य लगातार यहाँ मांग उठती आई है, जातीय जनगणना होनी चाहिए, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। विपक्ष ने जातिगत जनगणना को लोकसभा चुनाव में बड़ा सियासी मुद्दा बनाने का फैसला कर लिया है। ऐसे में बीजेपी ने भी अपनी रणनीति पर अमल करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभालते हुए गरीब, किसान, महिला और युवा सबसे बड़ी जाति करार दिया और कहा कि इन्हीं के लिए मोदी की सरकार काम करेगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष की रणनीति पर पलटवार करते हुए चारों जातियों का उद्धार करने का जिक्र कर दिया। वहीं इस मुद्दे पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अपने संबोधन के दौरान साफ कर दिया कि आखिरकार जाति को हथियार बनाकर इस्तेमाल करने वाली विपक्ष को सीधे तौर पर आड़े हाथों ले लिया। कोई भूखों नहीं मर सकता क्योंकि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों संवेदनशील सरकारें हैं और दोनों बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को उन गरीबों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी जाति जो प्रधानमंत्री जी ने कही है, सबसे बड़ी जाति गरीब है, सबसे बड़ी जाति गरीब है। उस गरीब को न्याय दिलाना ये सरकार का काम है और सरकार ने उसको आवास की सुविधा भी दी है। उसके जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य आज सरकार कर रही है और आज उनको जो सरकार के द्वारा प्रदत्त सुविधाएं हैं यह भी आज राज्य सरकार के स्तर पर उन्हें उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। अब प्रधानमंत्री की बात को बीजेपी के नेता दोहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के विकास के लिए काम कर रही है। ऐसे में जातिगत जनगणना को मुद्दा बनाकर विपक्ष सिर्फ सियासत कर रहा है। जाति और धर्म की राजनीति से हटकर समाज का चौमुखी विकास बीजेपी की प्राथमिकता है, जबकि विपक्ष पलटवार कर रहा है।
और जातिवार जनगणना को लेकर के मैंने निजी विधेयक इस सदन में दिया है, इस उद्देश्य के साथ कि सकारात्मक चर्चा हो और उस पर निष्कर्ष निकले, उस पर बहस हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत ही सचेतन मन से, पूरी सुनियोजित तरीके से जो है वंचित समाज के जो प्रश्न हैं, जो सवाल हैं, उनको स्वस्थ संसदीय प्रणाली का जो है प्रक्रिया का वो एक एक्सक्यूज देते हुए उसको टालने का प्रयास कर रही है। ये केंद्र और प्रदेश के जो अधिकार क्षेत्र है उसमें जातीय जनगणना का अधिकार केंद्र सरकार को है, इसलिए प्रदेश सरकार का इसमें कोई अधिकार नहीं है, इसलिए हम इस पर कुछ कह नहीं सकते। आंकड़ों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग की आबादी 50% से ज्यादा है, वहीं 20% से ज्यादा अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। ऐसे में सभी दलों की नजर इस वोट बैंक पर टिकी है। जाति आधारित राजनीति उत्तर प्रदेश की सियासत का एक सच भी है, जिस वजह से कई सियासी दल अस्तित्व में भी हैं। विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी, अपना दल के साथ साथ एनडीए के सहयोगी निषाद पार्टी और सुभाषपा पर जाति केंद्रित राजनीति का ठप्पा लगता रहा है। यही वजह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से जातियों पर जंग छिड़ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो क्या 24 का चुनाव जातिगत जनगणना के मुद्दे पर होने जा रहा है? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। नीरज दीक्षित बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है नीरज जी आपका। रत्नेश मिश्रा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर रत्नेश जी। रमन सिंह आजाद आपके नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ ही देर में महेश आर्य भी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले नीरज जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, आखिरकार जातिगत जनगणना में प्रॉब्लम क्या है, समस्या कहाँ आ रही है? बीजेपी इसके पक्ष में है या नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने के मुखिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि 4 जातियां उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, गरीब, किसान, महिलाएं, युवा। अगर इनका उत्थान नहीं होगा तो देश का उत्थान नहीं होगा। देखिए, पहले विपक्षी पार्टियों ने कोशिश की थी, जब इससे पहले चुनाव हुआ करते थे। नहीं, मेरे सवाल हाँ या ना, जातिगत जनगणना के पक्ष में बीजेपी है या नहीं है? देखिए, जातिगत जनगणना के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमारा रुख शुरू से स्पष्ट है कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि देश में जब चहुमुखी विकास हो रहे हैं, चारों कोनों में विकास हो रहा है, अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति तक अगर विकास पहुंच रहा है तो इसकी जरूरत क्या है? पहले आपने धर्म में बांटने की देश को कोशिश किया, जब भारतीय जनता पार्टी ने आपके उस कार्यक्रम को विफल किया तो अब आपको जाति में याद आ रही है। इससे पहले आपको जातियां क्यों नहीं याद आई? इससे पहले जातियां कहाँ चली गई थी जब आप सड़कों पे खुलेआम नीची जातियों के लोगों को? तो आप कह रहे हैं कि विकास के लिए जातिगत जनगणना जरूरी नहीं है नीरज जी? हाँ जी, विकास के लिए जातिगत जनगणना जरूरी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। जब विकास होना है तो विकास होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रत्नेश जी जवाब दीजिए, विकास के लिए जातिगत जनगणना जरूरी नहीं है तो क्यों इतना फोकस जातिगत जनगणना पर किया जा रहा है? देखिए, हम तो कर ही नहीं रहे हैं ना, रत्नेश जी, पार्टियां कर रही हैं क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उनके पास कोई मुद्दा ही होगा तो ठीक है नीरज जी, रत्नेश जी जवाब दीजिए नीरज जी की बात का। हाँ जी, नीरज जी की बात समाप्त हो जाए भाई। हाँ, बात रखिए अब अपनी। मैं तो बीच में टोकने लगूंगी तो मैं फिर अपनी उनकी बात जब पूरी आ जाए तो फिर मैं जवाब दूँ। शांत हो गए हो आप, अपनी बात रखिए। चलिए देखिए, ठीक है, चलिए आपको और मेरे सारे पैनलिस्ट को और देश की 140 करोड़ जनसंख्या को मेरी तरफ से जय सियाराम, जय सीताराम। देखिए, सबसे बड़ी बात कि हमारे नेता राहुल गांधी जी सदन से लेकर सड़क तक जातिगत जनगणना की मांग को उठाते रहे। वो इसलिए उठाते रहे क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बताए गए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के और पिछड़े और दलित वर्गों को उनका हक दिया जाए, इसके लिए जातिगत जनगणना आवश्यक है। अगर भारतीय जनता पार्टी मानती है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का एस्टैब्लिशमेंट, पर नीरज जी तो कह रहे हैं कि विकास जरूरी है, जातिगत जनगणना जरूरी नहीं है। मैडम वही तो कह रहे हैं, वही तो। अगर वो मानते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर ना करें। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी किस जाति के हैं? गरीब है, किसान है कि महिला है कि युवा है? इन चारों में तो प्रधानमंत्री जी की जातियां गायब है, क्योंकि इन चारों में से प्रधानमंत्री जी किसी में नहीं है। क्योंकि मैंने प्रधानमंत्री जी को लोकसभा में छाती ठोक के बोलते हुए देखा है, ओबीसी का बेटा है, गजब भैया, पलटू राम आदमी है।
पलटू राम है, प्रधानमंत्री पलटू राम है नीरज जी। बिल्कुल, लोकसभा में कहते हैं कि हम ओबीसी के बेटे हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं, उसके बाद जब ओबीसी को अधिकार देने की बात होती है तो गरीब, किसान, महिला, युवा की बात करने लगते हैं। भैया मैं तो कहता हूँ मेरी तो जाति युवा है, मैं युवा जाति से आता हूँ। और दूसरी बात करूंगा, एक मुद्दा और स्वीटी जी, उत्तर प्रदेश का विधानसभा सत्र चल रहा है, चलिए आप जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते ना, तो योगी जी काम करिए, उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का जो खरीद मूल्य है इस बार गन्ने का, वो 450 रुपए प्रति क्विंटल कर दीजिए। और चीनी मिलों पर पिछले पेराई सत्र का जो बकाया है किसानों का, वो किसानों को दिला दीजिए। चलिए योगी जी आप किसान की जाति की बात कर लीजिए, मोदी जी ने पहली तो आप कहना चाह रहे हैं कि किसान के हित में एक भी कार्य यूपी में नहीं हो रहे हैं? अब मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, सुन तो लीजिए। गोंडा जनपद में स्थित है एक बजाज चीनी मिल, उसका पिछले पेराई सत्र का गन्ने का भुगतान नहीं किया गया किसानों का। किसान की स्थिति है बेचारा गरीबी और ऋण के कुचक्र में फंसा जा रहा है। तो प्रधानमंत्री जी ने जो पहली जाति बताई उसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर ले। चलिए आप गेहूं का एमएसपी दे दीजिए। प्रधानमंत्री की जाति क्या है, नीरज जी से पूछ लेते हैं। नीरज जी, रत्नेश जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जाति पता ही नहीं चल पाई है, और वो पलटू राम तक प्रधानमंत्री को कह रहे हैं, जवाब दीजिए। देखिए, वो इंसान क्या समझेगा जो चांदी का चम्मच मुंह में लेकर के पैदा होता है, जिसकी नागरिकता ही खुद भारत की नहीं है, वो क्या समझेगा कि गरीब प्रधानमंत्री किस तबके का है। ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री आज भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, ठीक है। उसके बाद उनकी माता जी किस प्रकार से, देखिए आप एक बात सुन रहे हैं, अगर मैं बीच में बोलना शुरू करूंगा तो फिर आप भी बोलेंगे, प्रधानमंत्री की बात तो जब सुन रहा था, लेकिन अगर मैं बीच में बोलना शुरू करूंगा तो आप बोलिएगा कि प्रधानमंत्री की जाति ओबीसी है, प्रधानमंत्री की जाति ओबीसी है, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल हिम्मत नहीं रखती असलियत सुनने की कि भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी समाज के प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। उनकी माता जी गरीब किसान कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता देखिए, ये तो 5 मिनट नहीं दिखता है, इसी तरीके दर्द बहुत है भाई, बहुत दर्द है, दर्द बहुत है, बाप रे बाप कितना दर्द हुआ बताइए, 5 मिनट भी नहीं दिखता है। कितना दर्द है सोचिए, 5 मिनट भी नहीं दिखता है। जनता दिखा रही है, कौन दिख पा रहा है, कौन नहीं दिख पा रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी को दिखाइए, याद आ रहे हैं भगवान क्यों नहीं आपने बेचारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का दर्द देखिए आप स्वीटी जी। भैया आपने कहा प्रधानमंत्री जी ओबीसी है, प्रधानमंत्री जी ओबीसी है, यही आपने कहा एमपी का है। प्रधानमंत्री जी गरीब जाति के है कि किसान जाति के है कि युवा जाति के है कि महिला जाति के, किस जाति का है? चारों जातियों में से किसी एक में तो आते होंगे। बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। ये दर्द आपको सहने की क्षमता दे भगवान, ये फूल आपको सहने की क्षमता दे भगवान। मैं प्रभु सिया राम से प्रार्थना करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को ये दर्द सहने की क्षमता दे प्रभु। इनको एक ऐसा उड़ता हुआ तीर लग गया है जो इनके लिए बहुत दर्द का कारण बन रहा है, और प्रभु सिया राम जी इनको दर्द से बचने का उपाय दीजिए। प्रभु सिया राम जी इनको दर्द से बचने का उपाय दीजिए। प्रभु राम, प्रभु सिया राम, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि नीरज डिस्ट्रिक्ट जैसे भाजपा के प्रवक्ताओं को इस दुख से उभरने की शक्ति प्रदान करे, क्षमता प्रदान करे, क्योंकि ये बेचारे 4 जातियों में से तो बता नहीं पा रहे, फटाक से ओबीसी पे आ जा रहे। फिर तो प्रधानमंत्री ने रैली में झूठ बोला, मुख्यमंत्री ने सदन में झूठ बोला, क्योंकि इन 4 जातियों में तो भैया ओबीसी कहीं लिखा ही नहीं है। और अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे प्रधानमंत्री जी ओबीसी से आते हैं, तो भैया ओबीसी का अधिकार देने में, जातिगत जनगणना कराने से क्यों भागते हैं? जब मलाई चाटनी हो तो प्रधानमंत्री ओबीसी है, लेकिन जब प्रधानमंत्री का अधिकार देना हो तो प्रधानमंत्री गरीब, किसान, महिला, युवा जाति में आ जाता है। गजब का दोगलापन है। आपको ये दर्द, मैं फिर कहता हूँ भगवान राम आपको ये दर्द सहने की क्षमता दे, भगवान राम आपको ये दर्द सहने की क्षमता दे। रत्नेश जी, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रमन सिंह आजाद भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रमन जी देखिए, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि 24 का चुनाव आने वाला है, ऐसे में तमाम पार्टी अपना अपना रुख कर रही है और कई ऐसे मुद्दे जिसको लेकर 24 का चुनाव साधने की कोशिश कर रही है। अगर बात आम आदमी पार्टी की जाए तो क्या जातिगत जनगणना पे आम आदमी पार्टी का रुख है और किस तरीके से देखती है? देखिए स्वीटी जी, जातिगत जनगणना को लेकर आम आदमी पार्टी का
बिल्कुल स्पष्ट रूप है, आम आदमी पार्टी जातिगत जनगणना के पक्ष में है। जब देश की नीतियां बनाई जाती हैं तो उसमें हमें ये देखना होगा कि ऐसा कौन सा समाज है, ऐसा कौन सा वर्ग है जो इस विकास की रेस में पीछे छूट गया है। उसके साथ सामाजिक न्याय करने के लिए जातिगत जनगणना आवश्यक है। पता नहीं भाजपा किस मुंह से इस बात का विरोध कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पहली पार्टी है जिनके प्रधानमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार अपनी जाति का जिक्र किया। तो योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो तो भगवानों तक की जाति बता देते हैं। सब पूरे देश ने देखा कि उन्होंने हनुमान जी की जाति जो बताई। तो ये देखिए, जाति जनगणना जो जनगणना है वो वाकई संघ का विषय नहीं रमन जी, जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं, आम आदमी पार्टी का क्या रुख है? बिल्कुल, मैं फिर से उसी बात को दोहरा रहा हूँ। आम आदमी पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट रूप है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और वर्तमान जो सरकार है वो जातिगत जनगणना तो छोड़िए, जनगणना से भी भाग रही है। 2021 में जो जनगणना हो जानी चाहिए थी उसको अभी तक रोक के रखा हुआ है। क्या ऐसा कारण है? क्या ऐसी मजबूरियां हैं? तो क्या कारण है, क्या मजबूरियां है? नीरज जी से जवाब ले लेते हैं। नीरज जी, रमन जी का कहना है कि जो वर्तमान सरकार है वो जातिगत जनगणना से भाग रही है। आखिर क्या मजबूरियां है, क्यों आपको भागना पड़ रहा है? जवाब दे दीजिए। देखिए, हमारा स्पष्ट रुख है कि हम नहीं चाहते कि देश के अंदर बंटवारा हो किसी भी प्रकार से, चाहे वो धर्म पे आधार हो या जातिगत आधारित हो। देखिए, आगे क्या योजनाएं बनेगी, क्या नहीं बनेगी, वो केंद्र सरकार के हाथों में क्या योजनाएं लेकर के आएंगे। परंतु भारतीय जनता पार्टी किसी से अभी तक इसके पक्ष में नहीं थी, क्योंकि हम नहीं चाहते। जब अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति से ये नहीं पूछा जा रहा है कि आप किस मजहब के हैं, किस राज्य के हैं, किस भाषा के हैं, किस जाति के हैं, उसको जब जिस चीज की जरूरत है, जब लेकिन पहले से अभी तक 2011 तक तो जातिगत जनगणना होती आई है ना नीरज जी, तो अब क्या दिक्कत है? देखिए, जातिगत जनगणना हुई थी, परंतु इन्होंने पारदर्शिता के साथ नहीं किया था और ना जनता के सामने रखा था कि क्या है क्या नहीं है। इन लोगों ने 2011 में जातिगत जनगणना हुई थी, आप कह रहे हैं कि पारदर्शिता के साथ नहीं हुई थी? बिल्कुल नहीं हुई थी। तो अब आप करा के पारदर्शिता दिखा दीजिए, जो इन्होंने नहीं किया आप कर दीजिए। हमने तो बोला ना कि हम इसलिए पक्ष में अभी तक नहीं थे क्योंकि हमें जरूरत नहीं लगी। तो अब है इसके पक्ष में आप? देखिए, अभी भी नहीं है, शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। अभी तो आप कह रहे थे इसके पक्ष में नहीं थे। अब मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हम नहीं थे, परंतु अब शीर्ष नेतृत्व को अगर इसकी जरूरत लगेगी, अगर लगेगा कि यानी कि आप कह रहे हैं कि सोच विचार इस पे किया जाएगा, आलाकमान सोच विचार करेंगे। ठीक है, हमारे साथ महेश आर्य भी जुड़ चुके हैं, सपा के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है महेश जी आपका। समाजवादी पार्टी जातिगत जनगणना पे इतना फोकस क्यों कर रही है? क्या 2024 का मुद्दा जातिगत जनगणना ही होने वाला है? देखिए प्रीति जी, इस विषय पर बहुत लंबे समय जी बात रखिए। हेलो जी, आवाज आ रही है? अपनी बात रखिए। हाँ, हेलो जी महेश जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रखिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये जातिगत जनगणना को लेकर के बहुत लंबे अरसे से एक विमर्श चला हुआ है और मैं ये पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि सर्वजन की बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कैसे विश्वास जीतेंगे ये लोग? आज जो पिछड़े समाज के लोगों ने लंबे अरसे समाजवादियों ने मांग की है, आपने देखा होगा आजादी के बाद से कि हमारे उस वक्त समाजवादी पार्टी नहीं थी लेकिन समाजवादी आंदोलनकारी मौजूद थे। उन्होंने पिछड़े समाज को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने मांग की थी कि संसो पाने बांधी गांठ, हिस्सा लेंगे 100 में 60। आज जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनगणना करा करके साबित कर दिया है, संख्या के वही सब जगह पूरे देश के आंकड़े, जब भी जनगणना होगी तो वो आंकड़े निकल के आएंगे जो बिहार सरकार के। ओबीसी की संख्या तकरीबन 60% बैठती है और शेड्यूल कास्ट तो SC ST OBC सबको मिला के 85% बैठता है। अभी क्या है कि लंबे अरसे से जो हमारे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी या इनकी जो मनुवादी मानसिकता रखने वाले दलों में जो उनकी सरकार हो रही है, उन्होंने कभी नहीं चाहा पिछड़ों का हित हो। आपको मालूम होना चाहिए कि 1953 में संविधान के आजादी के बाद 1953 में संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत ये निर्णय लिया गया था कि पिछड़े समाज के शैक्षिक और उनकी आर्थिक स्थिति को और सामाजिक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए काका कालेलकर आयोग बनाया गया था।
जो दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेकर की अध्यक्षता में बना, और उसको उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने काका कालेकर की आयोग की रिपोर्ट आई और उसको ठंडे बस्ते में डालने का काम किया। लेकिन आते आते फिर उसके बाद पार्टी ने इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। बीजेपी की तरफ से जातिगत जनगणना नहीं कराई जा रही है। तो महेश जी, 2017 से पहले तो आप ही की सरकार थी, आप ही की पार्टी की सरकार थी, तो क्यों नहीं जातिगत जनगणना आपकी पार्टी ने करा लिया? नहीं, समाजवादी पार्टी की 2017 की नहीं, बल्कि तो पूरे देश में, उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। नहीं, आपने बिहार का एग्जाम्पल दिया ना, बिहार पहले ऐसे राज्य बनाया जहाँ पे जातिगत जनगणना हुई है। हाँ, तो क्यों नहीं आपकी पार्टी ने करा लिया इस राज्य में, यूपी के राज्य? हमारी डिमांड शुरू से थी, केंद्र की सरकार के विषय है तो केंद्र की सरकार को पूरे देश में कराना चाहिए, हमारी मांग है और लंबे समय से मांग है। उस लंबे समय की मांग को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। आज भी एक तरफ से कह रहे हैं कि इन कर्तव्य मूड के हिसाब से है। असमंजस की स्थिति में सरकार और भारतीय जनता पार्टी, उनके प्रवक्ता कह रहे हैं हमारा शीर्ष नेतृत्व अगर महसूस करेगा तो कराएंगे। तो मैं कह रहा हूँ इनके क्लियर कर दीजिए, अगर आप उनके पक्ष में हैं तो आप कराएंगे या नहीं कराएंगे? तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी जातिगत जनगणना से डर रही है क्या? बिल्कुल डर रही है कि इनको नीरज जी जवाब दीजिए। जातिगत जनगणना से बीजेपी डर रही है, इसलिए नहीं करवा रही है। देखिए, अब सबसे पहले मैं अपने आर्य भाई साहब जी से पूछना चाहूंगा कि आपकी समाजवादी पार्टी में कितने आपने ऐसे पिछड़े या दलित समाज से नेता बनाए जिनको आपने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया? आज भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी समाज से प्रधानमंत्री बनाया, पिछले 2 राष्ट्रपति पिछड़े और अति पिछड़े समाज से दिए। क्या आप में हिम्मत थी या फिर किसी आम आदमी पार्टी में या फिर किसी विपक्षी दल में हिम्मत थी कि उन्होंने कोई भी अपना शीर्ष नेतृत्व ऐसे समाज के लोगों को दिया होगा? कभी नहीं दिया। और आज वो बात कर रहे हैं, आज उनको याद आ रही है इन सब चीजों की। अरे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भाई साहब महेश आजाद जी, आपसे निवेदन है, अगर आपको इतनी ही चिंता है तो आज अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना किसी अति पिछड़े और पिछड़े के समाज को बना दीजिए ना, आपका भी स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी वो भी अपनी राय रख दीजिए अपनी पार्टी में कि हम भी अपने शीर्ष नेतृत्व किसी ऐसे व्यक्ति को देते हैं। देखिए, इनको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनको किसी तरीके से देश का मुद्दा भटकाना है, विकास के मुद्दे को भटकाना है। रमन जी जवाब दे दीजिए नीरज जी की बातों का। बात ये है कि नीरज जी जो मुख्य सवाल है उससे बार बार बचना चाह रहे हैं, जबकि अभी अमित शाह जी का सेंट्रली पश्चिम बंगाल की रैली में बयान आया था कि भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के पक्ष में है। और अगर वाकई पक्ष में है, जो अमित शाह जी का बयान था, अगर वाकई पक्ष में है, इनके उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी बोला कि मैं व्यक्तिगत रूप से जातीय जनगणना के पक्ष में हूँ और हमारे शीर्षतम नेतृत्व, क्योंकि उनके इस समय योगी आदित्यनाथ जी और जो केशव मौर्य जी के बीच में कुछ ऐसा चल रहा है कि वो शीर्ष नेतृत्व की जगह शीर्षतम नेतृत्व के जी बिल्कुल, कई सवाल उठ रहे हैं और लगातार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जातिगत जनगणना बिल्कुल नहीं चाहती है, तो वहीं समाजवादी पार्टी 24 का चुनाव जो है इसी मुद्दे पर अब रखना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त की कमी है। नमस्कार आप सभी को। तो जातिगत जनगणना एक वो मुद्दा बन चुका है, 2024 का मुख्य मुद्दा इसको कहा जा सकता है। और ऐसे में आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी हो या कई ऐसी पार्टी है जो लगातार इस पे फोकस करने की कोशिश कर रही है। अब देखना होगा बीजेपी क्या रुख इसमें अपनाती है और आगे चलकर क्या जातिगत जनगणना करवाई जाती है नहीं। फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।